और हमें नहीं लगता इससे पहले पाई होगी। राधे राधे सर। आवाज क्लियर है? हाँ ठीक है। ठीक। राधे ये राधे कह रहे सर। थे कि टेस्ट टेस्ट जो हो रहा है उस टाइम वो खत्म हो जाएगा ना उसका? हाँ, टाइम उसका खत्म हो जाएगा ना, उसको छोड़ दिए हम कि जांच लिए थे कितना। सर मेरा तो नहीं खुल ही नहीं टेस्ट रहा का, टेस्ट वाला। अरे नहीं, जो दूसरा भेजे हैं उसको खोलिए। पहले वाले का कल डेट दिए है, आज वाले का जो एक दूसरा टेस्ट पेपर है वो आज ही से चालू हो जाएगा, कल तक रहेगा। हाँ तो चलिए। सर ठीक है, तब बाद में कर लेंगे। सर पहले हमें कुछ हाँ क्वेश्चन है, जरा उसका आंसर आप दें। सर ये जो हाँ, टीजीटी या पीजीटी में वेटिंग लिस्ट होती है, ये क्या होता है? वेटिंग लिस्ट होती है। मान जैसे लीजिए अगर हाँ, जब यदि सीट खाली रह गई, नहीं कोई ज्वाइनिंग लिया, तो उसमें जो है एक जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं उनको भरा जाता है। तो सर कैसे पता चलेगा कि हम वेटिंग में हैं? अब कैसे, वो जैसे रिजल्ट जब बनता है ना, जब रिजल्ट हाँ। बनता है तो उसी के साथ नीचे वेटिंग लिस्ट वालों का रिजल्ट बना रहता है एक ही साथ। अच्छा। जो रिजल्ट बनता है तो सिलेक्शन वाले के आगे स्कूल का नाम दे देता है, और जो वेटिंग वाले रहते हैं उनके आगे स्कूल का नाम नहीं देता है, वो उनको वेटिंग में नीचे लगा देता है। अच्छा हाँ, वो सर, एक ही साथ जैसे आता है। कल सर जैसे कल यहाँ पे एक टीचर हैं, उन्होंने कहा कि अभी सीटें बहुत खाली गई हैं टीजीटी की, और शायद हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि आपको सीटें भरनी है 2021 की। हाँ, तो उसमें तो जो है वेटिंग वाले हैं ना उनको भरेंगे। अच्छा, वही तो जानकारी वेटिंग चाहिए वाले जो, कि हाँ कैसे नहीं, चलता है। वेटिंग वाले जो है उस समय उनका लिस्ट जारी हो चुका था। जब सिलेक्शन वालों का लिस्ट जारी हुआ था ना, तो एक ही साथ सीट से अधिक, देखिए सीट से ज्यादा जो है रिजल्ट बना था। लगभग हमको लगता है कि 50-60 गो वेटिंग थे, 50-60 लोग। समझ में आ रहा है? हर विषय में लगभग 50, 45, 40, 50, मतलब नियर अबाउट ऐसे वेटिंग जारी होता जी है। जी जी। तो वही वेटिंग वाले लोग को फिर रखा जाता है। जब सीट खाली हो जाती है, कोई ज्वाइनिंग नहीं लिया, मान लीजिए किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो उसके जगह पर उस वेटिंग वाले को क्या कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा। ठीक है? हाँ सर, ठीक है समझ में आ गया सर। हाँ, चलिए अभी जो है हम लोग उपन्यास देखेंगे आज हिंदी का। ठीक है? हिंदी साहित्य का उपन्यास, हिंदी साहित्य गद्य साहित्य से उठाएंगे टॉपिक। एक प्रश्न था, हम देख रहे थे, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नागेंद्र जी, इन लोगों के अनुसार या सभी के अनुसार हिंदी का जो है प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है परीक्षा गुरु को। ठीक है? परीक्षा गुरु है जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये जो है उपन्यास सब लोग जो सर्वमान्य मत से एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, हिंदी का ये पहला मौलिक उपन्यास है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जो है इसको नहीं मानते हैं। तो जो नहीं मानते हैं उन्होंने कहा कि भाग्यवती है। ठीक है? तो आपको बताना है कि भाग्यवती को किसने, कौन व्यक्ति है जो मानता है कि भाग्यवती जो है वो हिंदी का पहला उपन्यास है। भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना?
आवाज आ रही है ना? हाँ सर, सर आप विजय शंकर मल ले, विजय शंकर मल ले, विजय शंकर मल। नहीं, क्यों प्रतिभा जी जुड़ी नहीं है क्या? नहीं सर, प्रतिभा जी नहीं जुड़ी है। क्यों? अच्छा ठीक है, चलिए नहीं जुड़ी तो क्या किया जाए। क्लास हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है। अब देखे तो नहीं है, जैसे रिकॉर्डिंग तो किए थे। चलिए ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त ने माना है, ठीक है। जी सर, गणपति और विजय शंकर भी माने हैं सर। सर ने गणपति विजय शंकर को लिखाया है, निरंतर वाले सर ने। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जो पहले मानता है उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो गणपति चंद्रगुप्त ये कहते हैं कि भाग्यवती जो है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, यानी सभी लोग जो है परीक्षा गुरु को एक्सेप्ट करते हैं। भाग्यवती लिखा गया था 1877 में, ठीक है। कब लिखा गया था? 1877 में। 77। हाँ, तो उसके बाद भारतेंदु जी भी माने हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास जो है कौन सा है भारतेंदु जी के अनुसार? भारतेंदु जी के अनुसार कौन सा है? ये नहुष को माने हैं, अपने पिताजी का लिखा हुआ। नहीं, तो नाटक है, वो नाटक है। भारतेंदु जी ने उपन्यास को एक्सेप्ट किया। हाँ सर, उन्होंने स्वयं की रचना मालती को मानी है क्या? नहीं, भारतेंदु जी की एक रचना है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसका सपोर्ट करते हैं। पूर्ण प्रकाश, यह भारतेंदु जी की रचना है, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। तो इसको जानने की ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आपको जब प्रश्न बनेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी या इन लोगों का नहीं बनेगा। जैसे भाग्यवती है, एक वो बन सकता है, क्योंकि भारतेंदु जी का जो उपन्यास है वो एक्चुअली उपन्यास है नहीं, ठीक है। इन लोगों में डाउट है अभी, क्योंकि सारे उपन्यास के जो तत्व हैं वो मैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना ही नहीं है, ये प्रश्न बनेगा ही नहीं, छोड़ दीजिए इसको। भारतेंदु जी वाला नहीं बनेगा। एक बनेगा परीक्षा गुरु, ठीक है, एक बनेगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु और ये है आपका 1882 ईस्वी में लिखा गया। ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास हो जाएगा। और दूसरा एक प्रश्न हो सकता है भाग्यवती को लेकर। भाग्यवती जो 1877 में लिखा गया है, ठीक है। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास का हो गया। और भाग्यवती जो है श्रद्धाराम फुलौरी का, ठीक है। भाग्यवती उपन्यास किसका होगा? श्रद्धाराम फुलौरी का। पूर्ण प्रकाश चंद्रभा ये जो उपन्यास है भारतेंदु जी का है, ठीक है। चंद्रकांता उपन्यास कब लिखा गया था? सर 1988 में, अरे सॉरी सर 1888 में। 1800 नहीं, 1888 में है, 1891 में है शायद। ठीक है, 88 है। जी सर, 1888, ठीक। इसके बाद जो है एक उपन्यास तो नहीं है लेकिन गद्य लेखक है, रानी केतकी की कहानी है। इसको भी लोग मानते हैं कि उपन्यास है, लेकिन इन सब में जो है उपन्यास के तत्वों का अभाव है, तो इनको उपन्यास कहना बेफुजूल है, गद्य रचना कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक उपन्यास और आता है। एक उपन्यास ये आता है देवरानी जेठानी की कहानी। ये इसमें उपन्यास के तत्व मौजूद हैं, ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी,
देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी है, लिखी गई है ये 1870 ईस्वी में शायद लिखी गई है। इनको जो है गोपाल राय कहते हैं कि ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को मानते हैं गोपाल राय। कौन मानता है? ये गोपाल राय इस बात को कहते हैं। यानी गोपाल राय के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है देवरानी जेठानी की कहानी है। देवरानी जेठानी की कहानी लिखा किसने? सर गौरी दत्त ने गौरी दत्त ने। पंडित गौरी दत्त। हाँ, पंडित गौरी दत्त। देवरानी जेठानी की कहानी जो है 1870 ईस्वी में पंडित गौरी दत्त की ये रचना है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास, ये आकांक्षा जी के यहाँ जाता है प्रश्न। हाँ सर। आख्यायिका शैली का, हाँ, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास। आख्यायिका शैली का सर विकल्प देंगे क्या? श्यामा स्वप्न है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। श्यामा स्वप्न है, देहाती दुनिया है, और प्रेमाश्रम है, और इसके बाद देवरानी जेठानी की कहानी है। सर श्यामा स्वप्न ही है। श्यामा स्वप्न, ठीक जी। श्यामा स्वप्न है। आख्यायिका शैली या आख्यायिका शैली की ये रचना मानी जाती है, प्रथम रचना है, प्रथम रचना है ये। समझ नहीं आया सर, आख्यायिका शैली समझ नहीं आया। आख्यायिका शैली सर, संस्कृत में उपन्यास को आख्यायिका ही बोला गया है ना शायद। हाँ, जिसे उपन्यास को ही कई नाम दिए गए हैं, तो संस्कृत में देखा जाए, सही कह रही हैं आकांक्षा जी कि संस्कृत शैली, अगर इसको देखा जाए तो संस्कृत शैली ही समझ लीजिए। संस्कृत मतलब वो उपन्यास दूसरा था, गद्य टाइप, संस्कृत की भाषा में। ठीक है, अब इसके डिटेल को देखना पड़ेगा थोड़ा, आख्यायिका शैली। लेकिन ये पुरानी जैसे हिंदी से पहले संस्कृत भाषा में जो उपन्यास वगैरह कुछ लिखे जाते थे, तो ये लोग मानते हैं कि उस समय का जो उपन्यास होता था उसी को शायद आख्यायिका कहा जाता है, जो दूसरी भाषा में हुआ करता था। तो हर भाषाओं में अलग अलग है। तो पुरानी परंपरा के की तरह जो है ये उपन्यास लिखा गया है श्यामा स्वप्न, जो उसी शैली में है जो संस्कृत में लिखा जाते थे उपन्यास, उस टाइप के ये। ठीक है, तो उसको अब यह प्रश्न आपसे यही बनेगा कि आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास। ठीक है, और आख्यायिका के बारे में थोड़ा जानना है तो आप लोग जो है सुबह जो है सर्च मार लीजिएगा, नहीं मारेंगे तो हम कल देख के बताएंगे। ठीक है, याद दिला दीजिए। याद हो गया मुझे, अब दिलाना क्या है। अच्छा, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास सर किशोरीलाल गोस्वामी का हृदय हारेड़ी। प्रथम ऐतिहासिक, हाँ, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की बात किया जाए तो हृदय हारेड़ी व आदर्श रमणी, यही है ना? रमणी, जी सर। जी सर। हृदय हारेड़ी व आदर्श रमणी। ठीक है, हृदय हारेड़ी व आदर्श रमणी है। अच्छा, प्रश्न रख लेते हैं सरिता जी से। अच्छा, अभी प्रतिभा जी जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं, ये बताएंगे। जी सर। जुड़ गई है सर, जुड़ी है। अच्छा, जुड़ी हैं, पता नहीं मुझे तो। हाँ ठीक, दिख तो रहा है। ठीक है, चलिए अब एक उपन्यास है सरिता जी से कि पत्रात्मक शैली में पहला उपन्यास कौन सा है?
सर उनका है, उग्र जी का उपन्यास है। उग्र जी का उपन्यास है। जी नाम बता सर। दीजिए, उग्र जी का उपन्यास है तो नाम बता दीजिए। सर दिल्ली का दलाल। नहीं, सर उग्र जी का है पर याद नहीं आ रहा अभी ये। उग्र जी। नहीं याद आ रहा है। चंद चंद हसीनों की खबर। चंद हसीनों की खतूत सर। जी सर, चंद हसीनों की खतूत। ये है ना, जी सर। चंद हसीनों के खतूत। खतूत, यही है। जी सर। चंद हसीनों के खतूत, उग्र जी का है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है। जी और ये उपन्यास लगभग 1927 में आया था, तो इसका डेट जानने की जरूरत नहीं है। जिसका डेट जानने की जरूरत है वो हम लिखते चलेंगे। ठीक है। अच्छा, जी हिंदी का प्रथम हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। मैलाचल। ठीक है, मैलाचल है किसका? रेणु का, फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु का, फणीश्वरनाथ रेणु। अच्छा ठीक है, प्रतिभा जी क्या प्रश्न रखा जाए? हिंदी का प्रथम तिलस्मी एवं अयारी उपन्यास। हेलो सर, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता। ठीक, तिलस्मी एवं अयारी, ठीक है, उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम तिलस्मी एवं अयारी उपन्यास जो है चंद्रकांता है। ठीक है, देवकीनंदन खत्री इसको लिखे हैं। हाँ, इसका डेट आपको जानना है? जी, कब 1888। है? 1888। अच्छा अच्छा, हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास भी है कोई? प्रथम राजनैतिक उपन्यास। राजनीतिक नहीं याद आ रहा है सर। राजनीतिक है, प्रेमचंद की कोई उपन्यास है? प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम है क्या? प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रम। जी। प्रेमाश्रय। श्रय नहीं है। आश्रम है। हाँ, प्रेमाश्रम है। और ये लिखा गया था 1922 में। ठीक है। जी। तो ये हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास है, इसमें राजनीति से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कृष्णा जी से एक प्रश्न रख लेते हैं। स्मृति शैली में हिंदी का पहला उपन्यास। शिवपूजन सहायिका है, देहाती दुनिया। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। स्मृति शैली में है। ठीक है। जी सर। देहाती दुनिया। स्मृति शैली में एक उपन्यास है जिसका नाम क्या है? देहाती दुनिया। ठीक, देहाती दुनिया। शायद ये 1926 में। ठीक है। फिर पूजन सहाय की है। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा से पहले उपन्यास लिखे गए। ठीक है, प्रेमचंद लिखे गए, फिर प्रेमचंद के बाद उपन्यास लिखे गए। यानी उपन्यास को देखे तो 3 कैटेगरी में हम बांट लें। ठीक है, कितनी कैटेगरी हो गई? 3 कैटेगरी। उपन्यास को अध्ययन के लिए हमने 3 कैटेगरी में क्या कर लिया? बांट लिया है। एक प्रेमचंद से पहले, ठीक है, यानी बीच में हो गए प्रेमचंद। अब इनसे एक पहले है और दूसरा तो ये हो गए और तीसरा इनके बाद है। तो प्रेमचंद से जो पहले है उसको जो हम कह सकते हैं प्रेमचंद्र पूर्व युग, और एक प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग कर सकते हैं। तो 3 हम कह सकते हैं। पहले के अगर हम देखें तो प्रेमचंद से पूर्व का उपन्यास की कैटेगरी अगर ले, समय सीमा ले, तो 1877 से हम मान सकते हैं 1918 तक।
और प्रेमचंद का समय ले सकते हैं 1918 से 1936, और ये 1936 से अब तक ले सकते हैं, लगातार चल रहा है। ठीक है, तो ये कैटेगरी मिल सकती है कि प्रेमचंद पूर्व का समय क्या है, प्रेमचंद युग का समय क्या है, और उसके बाद तो प्रेमचंदोत्तर हो गया, तो वो 1936 से बाद तक अब तक चल ही रहा है। ठीक है, तो 77 से उपन्यास लिखे जा रहे हैं, 1877 से नियर अबाउट, और 1918 तक। 1918 से प्रेमचंद जी आ जाते हैं और वो उपन्यास लिखने लगते हैं। क्योंकि ये उपन्यास सम्राट हैं, इसीलिए जो है इन्हीं को आधार बनाकर जो है उपन्यास को विभाजन कर लिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा हम प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यास की विशेषताओं को जाने कि इनकी क्या विशेषता रही, इस समय उपन्यास किस टाइप के लिखे जा रहे थे। तो ये प्रश्न हम रख लेते हैं आलोक के यहाँ। तो आलोक बताएंगे कि प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे गए उनका विषय क्या रहा, क्या विशेषताएं रही उनकी। सर प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास जो लिखे जाते थे उनमें अयारी उपन्यास थे, अयारी वाले, और ऐतिहासिक भी थे और सामाजिक थे, और ये गोपाल राम गहमरी जो लिखते थे, हाँ सामाजिक भी है ना, हाँ भाग्यवती गोपाल राम गहमरी। हाँ, इनका गोपाल राम गहमरी किस प्रकार के उपन्यास लिखते थे? जासूसी, हाँ जासूसी लिखते थे उपन्यास। जासूसी, अच्छा, जासूसी उपन्यास, घटना प्रधान उसको कह सकते हैं, घटना प्रधान उपन्यास। और दूसरा कह सकते हैं मनोरंजन, मनोरंजन तो इनका मेन उद्देश्य था। और तीसरे की बात करें तो रोचक शैली का प्रयोग करते थे ताकि पढ़ने में आनंद आए, कुछ अनोखा जो चीजें घटना जो यहाँ घट नहीं सकती, ठीक है, अलौकिक चीजों का रोचक शैली। और चौथा अगर देखें तो तिलस्मी, अब इसमें जासूसी भी ले सकते हैं, तिलस्मी, जासूसी, ऐतिहासिक भी था एक। तो इस प्रकार के क्या है उपन्यास जो है प्रेमचंद से पहले लिखे जा रहे थे। घटना प्रधान, कोई घटना घट जाए या घटना को आधार बना करके मनोरंजन के हिसाब से फिर रोचक शैली का प्रयोग करते थे। और तिलस्मी, जासूसी, ऐतिहासिक, इस प्रकार से उपन्यास लिखे गए हैं। सामाजिक उमाजिक उपन्यास इधर नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, ये भाग्यवती जो है ये किस टाइप का है सर? एक दो भाग्यवती उपन्यास जो है, हाँ ले सकते हैं इसको सामाजिक में थोड़ा सा। ठीक है, परीक्षा गुरु भी है। परीक्षा गुरु जो है आपका ये घटना प्रधान ले लेंगे ना। किसमें? उपदेशात्मक कहा जाएगा इसको, उपदेशात्मक। हाँ उपदेशात्मक, इसमें हाँ उपदेशात्मक एक ले लो, ये भी उपन्यास बन सकता है। ठीक है, उपदेशात्मक, लेकिन उपदेशात्मक इसी में ले लेंगे ना, घटना प्रधान में ही ले लेंगे। ठीक है, अब कुछ तो मनोरंजन में ले लेंगे। जो हमको लगता है परीक्षा गुरु जो हुआ था वो मनोरंजन के हिसाब से हो गया था, कुछ उसमें रोचक शैली का प्रयोग किया गया। और भाग्यवती जो है घटना प्रधान, ठीक है, ऐतिहासिक नहीं है। या फिर अलग से अगर लिखना चाहे तो उपदेशात्मक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उपदेश दिया गया है। ठीक है, शिक्षा देता है वो उपन्यास, तो उपदेशात्मक। भाग्यवती भी शिक्षा देता है और परीक्षा गुरु भी आपको शिक्षा देता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। ये तो हमारे हो गए उपन्यास के कैटेगरी जो प्रेमचंद से पहले लिखे गए थे, उनकी कैटेगरी है। अब वो कौन कौन से उपन्यास है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि वो प्रेमचंद से पहले कौन कौन से उपन्यास लिखे गए थे। तो यह वर्णन करने के लिए दे दिया जाए नम्रता को। तो नम्रता ये बताओ कि प्रेमचंद से जो पूर्व युग है, प्रेमचंद जी से जो पहले का उपन्यास लिखे जा रहे थे, वो
लेखक कौन कौन से, पहले तो ये बताना है कि कौन कौन से लेखक रहे हैं और फिर कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं। सर बाल कृष्ण भट्ट हैं हाँ ठीक और है, इनका कोई उपन्यास? इनका उपन्यास सर नूतन ब्रह्मचारी है, रहस्य कथा है और 100 जान एक सुजान है। ठीक ठीक, अति उत्तम। नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है। जी और रहस्य कथा है? जी सर, अपूर्ण है ये। रहस्य कथा अपूर्ण है। जी और 100 अजान एक सुजान? हाँ 100 अजान एक सुजान, ये 3 इनके उपन्यास बन गए। बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी है, रहस्य कथा है, 100 अजान एक सुजान है। एक ठीक निसहाय है, एक हिंदू तो है सर, एक सबसे फेमस वही है ना? कौन कौन चीज? निसहाय हिंदू। वो राधा कृष्ण दास नहीं, का है। निसाय हिंदू इनका नहीं है। सर राधा कृष्ण दास का है, हाँ। हाँ, राधा कृष्ण दास राधा कृष्ण दास का है। इन ठीक। अब देखेंगे, अगला बताओ, एक हो गया। देवकी नंदन खत्री हैं, गहमरी हैं, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास बताओ। चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति है, नरेंद्र मोहिनी है और गुप्त गोदना है, कुसुम कुमारी है, काजर की कोठरी है और अनूठी बेगम है। ठीक, देवकी नंदन खत्री, तो जी खत्री जी का जो उपन्यास बन गया। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह का कौन सा उपन्यास है? उनका श्यामा स्वप्न है, एक ही उपन्यास लिखे हैं। अच्छा, एक ही उपन्यास है। नायक कौन है? उसका नायक श्यामा है और नायिका वो है नहीं, उसका नायक श्याम सुंदर है और नायिका श्यामा है। अच्छा, निसहाय हिंदू जो है राधा कृष्ण दास का उपन्यास है, ठीक है। हम्म निसहाय हिंदू, ये किस, इसकी कथा क्या है? ये गोवध की समस्या पे लिखा गया है। गोवध की समस्या पर लिखा गया, ठीक है। मुसलमानों द्वारा जो है गाय हिंसा होता था, तो हाँ उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब जो है हम कृष्णा जी से प्रश्न करेंगे। लज्जाराम मेहता है, उनका कुछ उपन्यास है? जी सर, उनका है लज्जाराम धूर्त मेहता, रसिक लाल है। जी धूर्त रसिक लज्जाराम लाल है। शर्मा जी। और आदर्श दंपति है, बिगड़े का सुधार है और एक और है, रुकिए बताते हैं, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, ये भी इन्हीं ठीक का ठीक, है। धूर्त रसिक लाल है जी। और बिगड़े का सुधार है। आदर्श हिंदू, आदर्श हिंदू, आदर्श दंपति, आदर्श दंपति, जी, और स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। हाँ, स्वतंत्र रमा, तंत्र लक्ष्मी। रमा जो है स्वतंत्र है और परतंत्र कौन है? लक्ष्मी है। इसकी स्टोरी क्या है? सर स्टोरी नहीं क्लियर है। स्वतंत्र रमा है, परतंत्र लक्ष्मी है। ये जो रमा है ना, ये पश्चिमी सभ्यता से जुड़ गई है और ये जो हाँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी है वो भारतीय जी, संस्कृति से, जी, ठीक है। जी, तो जी। एक तरफ लेखक जो है भारतीय संस्कृति को दिखाता है और एक साइड जो है पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को। को। हाँ, जी, और उसके बाद उसमें दिखाया है कि कौन बेहतर है, ठीक है। जी। अच्छा, इसके बाद आपको एक और बताना है, लेखक का नाम हम बता रहे हैं, दुर्गा प्रसाद खत्री का बताइए। जी, देवकी नंदन खत्री का। दुर्गा प्रसाद खत्री, उनके पुत्र है ना, शायद उन्हीं के पुत्र हैं।
दुर्गा प्रसाद खत्री। देखिए, नए लोगों से प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, नए लोग अभी लास्ट में प्रश्न करूंगा जब ये रिपीटेड हो जाएगा तब, नहीं तो वो कहेंगे हम पढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहे, नोट्स करते सर, रहे। इनका हाँ सर दुर्गा प्रसाद खत्री जो है, इनके जो पुत्र हैं, एक भूतनाथ उपन्यास था, उसको इन्होंने पूरा किया था। अच्छा, ठीक ठीक। भूतनाथ, भूतनाथ इनका नहीं है, लेकिन भूतनाथ जो है इनका इनके है। पिताजी का है। हम्म। उसको इन्होंने वो अधूरा छोड़ दिए थे, यानी देवकी नंदन खत्री ने भूतनाथ को देवकी अधूरा नंदन छोड़ दिया। खत्री के पुत्र। वही सर हम कह रहे थे कि वो देवकी नंदन खत्री के पुत्र है ना, और हम हाँ तो उनका बताए हैं, मेहता लज्जा राम का बताए हैं। हाँ, तो नहीं नहीं, तो लज्जा राम मेहता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा दुर्गा प्रसाद जी, खत्री यानी देवकी नंदन खत्री के पुत्र हैं। तो देवकी पुत्र नंदन हैं, खत्री जी। ने भूतनाथ उपन्यास लिखा, वो उपन्यास हाँ, उन्होंने अपूर्ण छोड़ दिया, था। पूरा नहीं कर पाए। जी उसको पूरा करते हैं उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री। ठीक। जी। और इनकी कोई उपन्यास जो इनका हो? नहीं सर, और उतना क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, सफेद शैतान है इनका उपन्यास। सफेद शैतान। सफेद शैतान। अच्छा, एक उपन्यास इनका है रक्तमंडल। और एक और है अद्भुत भूत। देखिए, ये दोनों जैसे करने का मतलब, पिताजी देवकीनंदन खत्री के पिताजी जो है ये चंदौली जो वन है उसी वन में ड्यूटी करते थे। ठीक। जी तो वो जो है पिताजी के साथ ही उसी जंगल में, मतलब पूरे परिवार के साथ रहते थे। तो जंगलों का वो थोड़ा घूमते घूमते थे, तो उसमें खंडहर वगैरह देखे, तो उनको सूझा एक तो स्टोरी लिखने के लिए, तो स्टोरी उन्होंने लिख दिया चंद्रकांता भूताय टाइप में। ठीक है, तो चंद्रकांता संतति तमाम तरह के उपन्यास उन्होंने उसी टाइप के लिखे हैं। अब उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री हैं, तो चूंकि आप लोगों को पता है चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए, चाहे वो पता ना किस भाषा को जानता था व्यक्ति, उसने हिंदी सीखा। हिंदी उसको नहीं पता थी, लेकिन उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए जो है हिंदी भाषा को सीखना। तो जब हिंदी भाषा को सीखा, यानी बहुत चर्चित हुआ, तो दुर्गा प्रसाद खत्री भी उसी टाइप का उपन्यास लिखने की सोचते हैं। तो वो भी एकदम सेम। देखिए, सफेद शैतान, रक्तमंडल, अद्भुत भूत। ठीक है, और उनका उपन्यास छोड़ा हुआ भूतनाथ को भी उन्होंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ये देवकीनंदन खत्री जो है अधूरा छोड़ चुके थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पूरा किया। अच्छा, ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी कोई उपन्यास लिखे हैं? यस सर। किशोरीलाल गोस्वामी जी सर। कौन सा लिखे हैं? वो बताते हैं, लवंग लता व कुसुम कुमारी। और लवंग लता। ये जी लवंग लता, या वाक आदर नहीं, लवंग लता व आदर्श वाला है। अच्छा। और एक वो लिखे हैं रजिया, या कैसे, रंग महल में हलाहल, रजिया बेगम या रंग महल में सुल्ताना हलाहल। रजिया बेगम। जी हाँ, वह रंग महल में हलाहल। ठीक। हलाहल। लीलावती। और लीलावती लिखे हैं। अंगूठी का प्रणयनी नगीना। परिणय। जी अंगूठी प्रणयनी का परिणय नगीना। भी है। जी, और एक वो है किलतमी शीश महल। पुनर्जन्म व सौतिया डाह, इनका है। हाँ, ठीक। पुनर्जन्म व सौतिया। अच्छा, ईमानदारी आप लोग बरत रहे हैं ना बताने में, नहीं तो हमको पता नहीं चल पाएगा। एक चीज समझ लीजिए, ईमानदारी आपको बरतना है। हाँ, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप अपने साथ धोखा नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। और माधवी माधव व मदन मोहिनी। ठीक है। जी हाँ, अच्छा, ठीक है।
अब हमको प्रश्न लेना है, प्रतिभा जी से जुड़ी हैं काफी देर से, नहीं सबसे लास्ट में जुड़ी है। इनसे प्रश्न रखते हैं हम गोपाल राम गहमरी का, जो जासूसी जी उपन्यास सर। करते हैं। हाँ, इनका उपन्यास आपको बताना है। इनका उपन्यास था अद्भुत लाश, इनका था अद्भुत लाश, सरकटी लाश, और जासूस की जासूसी, जासूस की जासूसी, जासूस की जासूसी, फिर बेगुनाह कौन, जासूस, जासूस पर जासूसी, ये भी था। जासूस पर जासूसी, बेगुनाह कौन, या बेगुनाह का खून, बेकसूर की फांसी, देवरानी बेकसूर जेठानी, की फांसी, अद्भुत कहाँ, अद्भुत खून था, अद्भुत खून था, एक लाइन पर लाश थी, खूनी कौन, हाँ सर, खूनी कौन, जासूस के चक्कर में, है ना? चक्करदार चोरी भी, हाँ जी सर, जासूस के चक्कर में, चक्करदार चोरी भी थी। अच्छा, चक्करदार चोरी, ठीक है। एक उपन्यास इनका ये भी है क्या, देवरानी जेठानी? देवरानी जेठानी, गोपाल राम गहमरी का ऐसा, हाँ। देवरानी जेठानी, जेठानी। एक उपन्यास था देवरानी, इसको क्लियर कर जेठानी लीजिए। की कहानी, देवरानी वो सर पंडित गौरी दत्त का है, जेठानी की कहानी, कहानी, ठीक है जी। ये रानी जेठानी की जो कहानी लगा हुआ है, ये पंडित गौरी दत्त का है, और देवरानी जेठानी गोपाल राम, ये गोपाल राम गहमरी का। ठीक। अच्छा, हरिऔध जी भी कोई उपन्यास लिखे हैं क्या? कौन सर? हरिऔध, अयोध्या सिंह हाँ, उपाध्याय हरिऔध हरिऔध। के दो उपन्यास है सर, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी ठेठ हिंदी का ठाठ, का ठाठ, ठीक। और एक है अधखिला फूल। जी सर। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 और अधखिला फूल था 1907। अधखिला ये 1907 में, ठीक। जी जी। और ये वाला 1899। ठीक, 1899 में। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है 1899 में, अधखिला फूल जो है 1907 में। एक कोई उपन्यास इनका अनुदित भी रहा है, इन्होंने किसी अनुवाद का अनुवाद भी किया है, अनुदित उपन्यास है। याद नहीं आ रहा सर। सर वेनिस का बांका है क्या? हाँ, वेनिस का बाका, वेनिस का बाका, ठीक है। वेनिस का बाका इन्होंने अनुदित किया है। अच्छा, राधिका रमण प्रसाद सिंह का भी कोई उपन्यास है? हाँ सर, राधिका रमण प्रसाद सिंह का भी है। रमण प्रसाद सिंह। उनका एक तो सर राम रहीम याद आ रहा है, राम रहीम था, और राम रहीम, चुंबन और चांटा, राम रहीम, चुंबन और चांटा। राम रहीम, एक था नारी, नारी, नारी से था कुछ, चुंबन और चांटा। प्रेम लहरी व नवजीवन, ये भी है। अच्छा, ठीक है।
अच्छा ये बताइए, मोबाइल में सीधा दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? जी 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 सर, दिख रहा है। अच्छा, देखिए इतने ही उपन्यासकार है हमारे प्रेमचंद जी से पहले, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्रेमचंद युग। देखिए पढ़ने का मतलब ये है कि बार बार उसको सुनना, आंखों से गुजरना, उसको नजरों से गुजारना, अगर ये प्रोसेस हमारा बार बार चलता रहता है तो उपन्यास धीरे धीरे याद रहते हैं। आपके सामने जब प्रश्न आते हैं वो आसानी से हो जाते हैं, बड़ा आसान होता है। देखिए प्रश्न हम अभी व्याकरण के दिए हुए हैं, ठीक है, व्याकरण के ही होंगे जी सारे प्रश्न, एक आध गो साहित्य भी हो सकते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन वो सब व्याकरण ही होंगे। तो व्याकरण वाला पाठ हम टेस्ट में रखते रहेंगे, उसी तरह एक एक टेस्ट देते रहेंगे, तो वो हो जाएगा। और देखेंगे तो साहित्य का भी रख लिया जाएगा, ठीक है। आज वो टेस्ट ले रहे थे, देख रहे थे कि बन रहा है कि नहीं। चलिए अब उपन्यास की बात करें, यहाँ पर प्रेमचंद युग में जो उपन्यास लिखे गए उनकी विशेषता क्या रही है, तो ये चरित्र प्रधान उपन्यास रहे हैं, ठीक है। एक विशेषता ये रही कि यहाँ उपन्यास जो है चरित्र प्रधान हो गए। दूसरी विशेषता ये आई कि समाज सुधार इसमें दिखाया गया, यानी समाज को सुधारने की भावना इसमें आ गई, ठीक है, कि मतलब ऐसा उपन्यास लिखा जाए जिससे समाज पर असर पड़े, समाज में सुधार हो। उसके बाद तीसरा आया उपन्यास राष्ट्रीयता की भावना को लेकर के। राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है, इस उपन्यास में आ गया, मतलब राष्ट्र की चिंता हो गई। लेखकों को किसकी चिंता हो गई? राष्ट्र की चिंता हो गई कि राष्ट्र कैसे बचेगा, ऐसे तो राष्ट्र हमारा देश ही डूब जाएगा। तो राष्ट्रीयता की भावना यहाँ पर व्यापक दिखाई देती है, बड़े स्तर पर दिखाई देती है। चौथा आ जाता है यहाँ पर अब दलितों के बारे में। जैसे प्रेमचंद दलितों के बारे में आवाज उठाते हैं, तो दलित व स्त्री चेतना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दलित के बारे में चिंता होती है और स्त्री के बारे में, तो दलित और स्त्री चेतना यहाँ पर आपको दिखाई देने लगते हैं। पांचवा चीज आपको शोषण भी यहाँ पर दिखाई देता है। इधर के उपन्यासों में लोगों का कैसे शोषण हो रहा है, तो शोषण का यहाँ पर आपको इन उपन्यासों में विरोध करते हुए दिखाई दिए हैं। तो शोषण के प्रति विरोध दिखाई देता है, यानी शोषण यहाँ हो रहा है तो लेखकों को चिंता होती है कि व्यक्तियों का शोषण हो रहा है, तो इसके विरोध में वो खड़े होते हैं। उसके बाद मध्यम वर्ग के लोगों की जो है मानसिकता को भी चित्रित किया जा रहा है इधर के उपन्यासों में, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि पहले के मनुष्य उपन्यास रहे हैं कि घटना प्रधान रहे हैं और मनोरंजन के लिए लिखे गए, कुछ ऐतिहासिकता थी। उसके बाद अयारी, तिलस्मी, जादूगरी, जासूसी, इस टाइप के उपन्यास लिखे गए। लेकिन प्रेमचंद जब आते हैं तो उपन्यास में सुधार हो जाता है। यहाँ उपन्यास लिखे जाते हैं तो चरित्र प्रधान, मतलब एक व्यक्ति का, किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया जाए जिसका चरित्र अच्छा हो, यानी अच्छे चरित्र को दिखाया गया है। समाज सुधार, तो समाज को सुधारा जा रहा है, यानी ऐसा उपन्यास हो जिससे समाज पर क्या हो, असर पड़े, तो समाज सुधरे। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मतलब उपन्यास लिखे गए। और दूसरी चीजें कि मतलब हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र की गरिमा बनी रहे, राष्ट्रीयता कैसे आए, लोग कैसे राष्ट्र के प्रति सचेत हों। तो ये भी क्योंकि देश हमारा अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजों के अंदर इसका शासन था, नहीं गुलाम था, तो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाई जाए, तो कैसे जगाई जाए ये भी चीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद दलित लोगों के प्रति कैसे अन्याय हो रहा है, स्त्री चेतना स्त्रियों के प्रति, ये भी आपको देखने को मिलता है। शोषण और लोगों का कैसे मजदूरों का शोषण हो जा रहा है, बधुआ मजदूर बन जा रहे हैं कि मतलब पिता मजदूर तो बेटा मजदूर, तो उसका बेटा मजदूर, आने वाली पीढ़ियां भी मजदूर आपकी गुलामी करता रहे। तो तमाम चीजें इस टाइप से जो शोषण हैं, उन शोषणों के विरोध में भी हमारे लेखक उपन्यासकार खड़े होते हैं। और मध्यम वर्ग की जो मानसिकता है, उन मानसिकताओं को भी लेकर के
उपन्यास लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रेमचंद युग में कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न दीपा जी से रखा जाए कि आपको बताना है कि प्रेमचंद के समय यानी प्रेमचंद युग में कौन कौन से उपन्यासकार जो है आ जाते हैं। दीपा जी, आपकी आवाज जा रही है? आवाज जा रही है आपके यहाँ? सर हेलो, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, चलिए बोलिए। ओहो, कट गई? कोई बात नहीं, आवाज तो आ ही रही थी। हाँ ठीक है, जोड़ लेते हैं, तब इनको देखते हैं। ये किसका, एबी नाम से किसका? अच्छा, शेख का दिखा रहा है। गरिमा प्रतिभा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है हमारे वहाँ। हाँ, नहीं, आवाज आ रही है, आप झूठे आवाज आ रही है, आप झूठे कट रही हैं। चलिए, आवाज बिल्कुल आ रही है। हाँ, अब आप बताइए कि प्रेमचंद के समय जो उपन्यासकार रहे हैं कौन कौन से रहे हैं। सर कट गई। फिर कट गए? चलिए, उनको छोड़ते हैं। तब ये प्रश्न उठाते हैं। एक मिनट, दीपा जी का कट जा रहा है, जब रुक जाएंगी तब इनसे प्रश्न रखा जाए। ये रख लेते हैं। अच्छा, विनीता से प्रश्न करते हैं। विनीता, तुम बताओ प्रेमचंद युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन हैं? पहला बताओ। प्रेमचंद्र सर। ठीक है, एक तो हो गए प्रेमचंद। फिर जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद। ठीक ठीक, जयशंकर प्रसाद हो गए। शिवपूजन सहाय है। जयशंकर प्रसाद, ठीक। और कौन बताए हो? शिवपूजन सहाय। जी सर। ठीक, शिवपूजन सहाय। फिर पांडेवेतन शर्मा उग्र है, निराला है। शिवपूजन सहाय, निराला, निराला भी है सर। पांडेवेतन शर्मा उग्र। अच्छा, उग्र जी। जी। और विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। ठीक। ऋषभ चरण जैन। बिल्कुल, ऋषभ चरण जैन भी हैं। ठीक है, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक है। आवाज तो जा रही है ना कि मतलब लिखे सबका, ये बताएं। अगर स्पष्ट ना हो तो लिखते रहें। आप लोग लिखते रहिए, ये देखिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कौन प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार है, तो आप नहीं बता पाएंगे, फिर मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, तो आप लिखते रहेंगे। जी सर, आवाज आ रही है ना? जी सर, आवाज आ रही है, हम लोग लिख रहे हैं, आप मत लिखिए। ठीक है, हाँ। अब पांडेवेशन शर्मा हो गए, शिवपूजन सहाय हो गए। इसके बाद राहुल संकृत्यान भी इसमें आएंगे, उपन्यास वो भी लिखे हैं। सर एक वृंदावन लाल वर्मा भी इसमें आएंगे ना? किसमें? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, लिख लीजिए, वृंदावन लाल वर्मा भी आएंगे। हाँ, वृंदावन लाल वर्मा भी है। और सर हमको याद नहीं आ रहा है। भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी। सर एक तो चतुर्सेन शास्त्री है। चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री ये अगले वाले में जाएंगे। ठीक है, जी नहीं, अगले में नहीं जाएंगे। इनका जन्म कब हुआ था चतुर्सेन शास्त्री का? सर 1891 में हुआ था।
1891 में, तब इसी में आएंगे। चतुर्सेन शास्त्री को भी लिखिए। चतुर्सेन शास्त्री, और निराला भी लिख लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी सर, 1899। हाँ, उसके बाद जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक। और ऋषभ चरण जैन हो गए, ऋषभ चरण जैन। और एक और है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ठीक है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। तो ये हमारे उपन्यास हैं, उपन्यासकार हैं, ठीक है। लगभग 12-13 लोग होंगे। तो ये लोग को आपको ध्यान रखना है, ये प्रेमचंद के समय के हैं। अब इनसे हट करके जितने लोग हैं वो प्रेमचंद उत्तर यानी प्रेमचंद से बाद के हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बताएंगे। अब मैं पूछता हूँ, सोनी, प्रेमचंद के बारे में बताओ कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? सर, प्रेमचंद्र का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी के विनीता से नहीं, अब विनीता से नहीं प्रश्न से सुनते नहीं है आप लोग। सर, आवाज फंस रही है आपकी। सोनी से प्रश्न किए हैं, विनीता से नहीं है ये प्रश्न। ठीक है सर। प्रेमचंद के बारे में बताना है। 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था और वाराणसी में हुआ था, लमही गांव में। हाँ, वाराणसी के लमही गांव में, ठीक। अच्छा, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम उनका अजायब राय था। अजायब राय। बहुत अच्छा, अजायब राय, ठीक। अच्छा, ये उर्दू में उपन्यास लिखते थे पहले? नवाब राय के नाम से। हाँ, नवाब राय के नाम से। अच्छा, इनको प्रेमचंद नाम किसने दिया? प्रेमचंद। अच्छा, ठीक है। इनको उपाधि कुछ मिली है, उपाधि इनको मिली है, उपाधि उपन्यास सम्राट का उपनाम जिसको उपन्यास सम्राट। क्या कहे जाते हैं? उपन्यास कुछ कहे जाते हैं। हाँ, और कुछ कहे जाते हैं, कथा सम्राट भी कहे जाते हैं। ठीक है। हाँ। और भारत का चुसुल भी कहा जाता है इनको, भारत का चुसुल। अच्छा। और भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है। भारत का मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर जीवनी लिखी थी। हाँ, ये तो इनका उपनाम हो गया। एक तो उपन्यास सम्राट हम नहीं लिखे हैं, वो भी इनका हो गया उपनाम। हाँ, इनके ऊपर कुछ जीवनी लिखी गई है। तो जीवनी पता है किसी ने लिखी है, किस नाम से लिखी है? इनके जीवन लिखा है कुछ लोगों ने। जीवनी? हाँ, इनके जीवन पर लिखा गया है। इनके एक पुत्र थे अमृत राय, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था? हाँ, कलम का मजदूर लिखे। हाँ, बिल्कुल। इनके पुत्र है अमृत राय। उन्होंने पिताजी की याद में या पिताजी की जीवनी उन्होंने कलम का सिपाही नाम से लिखा, ठीक है। हाँ। क्या लिखा? कलम का सिपाही। हाँ, अमृत राय ने अपने पिता को कलम का सिपाही कहा है।
ठीक है, अच्छा। और इसी नाम से उन्होंने उनकी जीवनी लिख दिया। और आपने बता दिया कि कलम का मजदूर, तो ये भी इनकी ही जीवनी है, प्रेमचंद के ही बारे में जीवनी लिखी गई, लेकिन अमृत राय नहीं लिखे हैं इसको। मदन गोपाल कलम का, हाँ, कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा इसको। ठीक है, ठीक है, अति उत्तम। और एक और इनकी पत्नी है, इन्होंने भी जो है प्रेमचंद की जीवनी लिखी। शिवरानी। हाँ, शिवरानी देवी। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में था। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखो, प्रेमचंद के ऊपर 3 जीवनियां हैं। एक उनके पुत्र ने लिखा, दूसरा जो है एक मदन गोपाल हैं, उन्होंने लिखा, और एक जो है इनकी पत्नी ने लिखा है। ठीक है, अब प्रश्न हम रखते हैं, आकांक्षा जी के पास प्रश्न रखा जाए। आकांक्षा जी, आपको जो है प्रश्न ये बताना है कि प्रेमचंद ने कौन से उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे, तो उसका उर्दू में क्या नाम था, फिर उसको कन्वर्ट कर दिए हिंदी में, तो फिर क्या नाम हो गया उसका। ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ, तो सर जैसे इनका कहते हैं, ए बाबू तुम चुप रहो तुम लोग। सर जैसे हिंदी में तो इनका पहला मूल रूप से आता है कायाकल्प, और बाकी कायाकल्प से पहले के उपन्यास इनके उर्दू में थे, बाद में हिंदी में अनुवादित किए गए हैं। तो पहला है असरार, हाँ सर, असरारे ए माविद, असरारे जिसका आविद, माविद, हाँ सर, जिसका हिंदी नाम है देवस्थान रहस्यम। देवस्थान रहस्य, ठीक जी। हाँ सर है हम खुर्रम, हम खुर्रम, हम खुर्रम, हम खुर्रम, हाँ, प्रेमा और 2 सखियों का विवाह, जिसे शायद 29 में प्रतिज्ञा नाम से भी प्रकाशित किया गया था। ठीक, यानी उसी को प्रतिज्ञा नाम भी दे दिया गया था। ठीक है जी सर। हाँ, 2 सखियों का विवाह है। ठीक है, प्रेमा नाम भी है इसका। 3 मतलब एक ही अनुवाद का 3 नाम से आया है। फिर है सर किस्ना, जो कि गबन, हिंदी में गबन है और उर्दू में किस्ना है। प्रेमा भी नाम रखा है। अच्छा, ठीक है। हाँ सर, और है बाजारे हुस्न सेवा सदन। बाजारे हुस्न, उर्दू में नाम बाजारे हुस्न है जी, हिंदी में सेवा सदन। बाजारे हुस्न, बाजार। और सर चौगाने हस्ती है रंगभूमि। बाजार ए हुस्न, ठीक है। अब इसको, ये उर्दू में है, हिंदी में इसको कर दिया गया सेवा सदन के नाम से। जी। अच्छा, एक है जलवा ए इसार, यही है ना? हाँ सर, वरदान नाम से। हाँ सर, वरदान नाम से। जलवा ए इसार, इसको क्या नाम दिया गया? वरदान। वरदान, जी सर। वरदान नाम हिंदी में दे दिया गया। अच्छा, गोसाए आफियत भी है। हाँ सर, उसे प्रेमाश्रम नाम दिया गया था। गोसाए आफियत, तो इसको नाम दिया गया प्रेमाश्रम। जी सर। इसको नाम सर दिया एक है गया चौगाने हस्ती रंगभूमि। अच्छा, चौगाने हस्ती। जी। चौगान ए हस्ती, इसको नाम दिया गया रंगभूमि। जी सर। अच्छा, ठीक है।
चौगाने हस्ती, इसको नाम दे दिया गया रंगभूमि। ठीक है। और एक है हम खुरमा हम सबाब, जिसको हम प्रेमा नाम से जानते हैं, प्रतिज्ञा नाम से जानते हैं, दो सखियों का विवाह नाम से जानते हैं। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन प्रेमचंद का जो है आपने बता दिया कि पहला मौलिक उपन्यास, प्रेमचंद का पहला मौलिक उपन्यास कायाकल्प है। ठीक है। जैसे मतलब जैसे हिंदी में यही प्रतिलिपि मिली है, कायाकल्प ही। हाँ ठीक है, तो अब उसी को हम जानेंगे ना। ठीक है। प्रेमचंद का हिंदी में मौलिक उपन्यास, यानी पहली बार हिंदी में डायरेक्ट लिखे कायाकल्प। ठीक है। अच्छा, तो कायाकल्प इनका उपन्यास हो गया। निर्मला हो गया सर, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अभी ये उपन्यास बचे थे इनके। हाँ, और इसके बाद कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि तो हो चुका है, रंगभूमि हो चुका है चौगाने हस्ती नाम से, फिर उसको रंगभूमि कर दिया गया, कर्मभूमि हो गया। और एक उपन्यास जो महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है, गोदान है। ठीक है। और एक उपन्यास इनका अधूरा छूट गया, हेलो, जिसको अमृत राय ने पूरा किया। कह रहे थे ना, हेलो। कि जो गबन उपन्यास, गोदान इनका उपन्यास है, तो ये डायरेक्ट हिंदी में लिखे थे कि इसको भी उर्दू में पहले लिखे थे? नहीं, हिंदी है। उर्दू में कहाँ, उर्दू वाले तो बता दिए ना। तो सर उर्दू वाले उपन्यास आपको नहीं, एक प्रश्न था कि कौन इसमें मतलब इनका मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उपन्यास है, तो उसमें गोदान भी था और ये भी था, सेवा सदन भी था। तो गोदान सेवा सदन तो नहीं है, तो इसमें से कौन होगा? गोदान होगा, सेवा सदन है ना उर्दू में उसका नाम। सेवा सदन का तो नाम है बाजारे हुसैन। नहीं, इनका प्रश्न ये हो गया, अब हम समझ गए। इनका प्रश्न था कि कायाकल्प भी विकल्प में है और गोदान भी है। गोदान भी है, यही ना। तो देखिए, यहाँ प्रश्न बनाने में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये दोनों हिंदी में है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये है, तो कायाकल्प लगाइए, सबसे पहले लिखा गया। क्योंकि वो देखिए, अगर कायाकल्प है तो आप जान लीजिए कि वो प्रश्न में मिस्टेक हो गया होगा, पूछने में मिस्टेक हो गया हो, उसका आंसर कायाकल्प ही होने वाला है। क्लियर है? अच्छा, बात समझ में आ रहा है? प्रथम कोई पूछना चाह रहा है आपसे कायाकल्प को, नहीं, वो पूछना चाह रहा है आपसे कायाकल्प को ही। ठीक है। वो विकल्प देने में मिस्टेक हो गया हो। क्लियर है? हाँ, लेकिन वो जानना है आपसे चाह रहा है कायाकल्प को, तो वहाँ कायाकल्प ही लगाएंगे, क्योंकि गोदान भी हिंदी में ही लिखा गया, लेकिन बाद में लिखा गया ना, कायाकल्प पहले ही लिख दिया गया है। ठीक है। कायाकल्प आपका 1926 में लिखा गया है, और कहाँ गोदान 1935 है कि 36 है? 36 है। 36 करिए इसको जी। तो कहाँ ये 36 में लिखा गया है, कहाँ वो 26 में लिखा गया है? ठीक है। तो ये अंतर आ जाता है। तो वो आपसे देखिए, मौलिक उपन्यास है उनका, हिंदी में पहला मौलिक उपन्यास है, यानी कि उसको डायरेक्ट हिंदी में लिखेंगे। तो प्रश्न आपसे वही वाला बन रहा है, वो मिस्टेक हो गया उससे कि विकल्प में गोदान को रख दिया है। ठीक है। और इनका एक उपन्यास है मंगलसूत्र, जो अधूरा रह गया। मंगलसूत्र इनका अधूरा रह गया है, इसको पूरा किया इनके पुत्र अमृत राय ने। ठीक है। अमृत राय ने इसे क्या कर दिया, पूरा किए हैं। अमृत राय का जन्म शायद 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है जी सर जी। हाँ, तो मंगलसूत्र को अमृत राय ने क्या किया, पूरा किया। लेकिन मंगलसूत्र किसका उपन्यास है? अमृत राय का नहीं होगा। ठीक है, प्रेमचंद का। प्रेमचंद हाँ, उपन्यास प्रेमचंद का है, अधूरा छूटा था, जिसको पूरा अमृत राय करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सेवा सदन के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगी आकांक्षा जी? हाँ सर, सेवा सदन जैसे वेश्या जीवन पे आधारित है, पर इसकी सिर्फ पृष्ठभूमि वेश्या जीवन नहीं है। समाज में बहुत सी कुरीतियां थी, जैसे दहेज प्रथा है, स्त्री की मतलब नारी की स्थिति है परिवार में क्या है।
कई चीजों को लेकर के चलता है ये। जी सर, सब विषय वस्तु इसकी हाँ, मुख्य पात्र सुमन है। हाँ, दहेज प्रथा को भी लेकर चलता है, अनमेल विवाह को भी लेकर के दिखाया है। सर उसके बाद इस उपन्यास में एक चीज प्रेमचंद ने सोचने के लिए मजबूर किया है कि जैसे छोड़ी गई स्त्री को जैसे पवित्र ही है पर उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया या वो अपने हस्बैंड को छोड़ दी, उसकी स्थिति वेश्या से भी खराब है, उसको कोई आश्रय नहीं देना चाहता, ना उसके घर वाले ना आस पड़ोस के लोग। ये उपन्यास झूठा सच में भी आपको देखने को मिलेगा। जी सर, ये स्थिति आपको झूठा सच में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, झूठा सच में वो जो क्या नाम है उसका, कनक सर, तारा जब बिछड़ जाती है फैमिली से, जब उसकी शादी जो है कहीं कर दिया जाता है, देख करके जो लड़के से करा दिया जाता है, तो वो मारता पीटता है, तो भागती है जब भागती है उस समय जो है बंटवारा हो जाता है, भारत पाकिस्तान बंटवारा हो जाता है, चारों ओर आगजनी होती है, मुस्लिम वाले जो है हिंदू को देखते हैं तो मार देते हैं, काट देते हैं, तमाम तरह के, और मुस्लिम जो वहाँ के पाकिस्तान एरिया में पड़ जाता है, तो उधर जो है मुस्लिम है वो क्या करते हैं, हिंदुओं की स्त्रियों को पकड़ लेते हैं और बाजार में बेचते हैं। ठीक है, उनके साथ अन्याय होता है, अत्याचार हो रहा है। तो इसको भी जो है, तारा को भी व्यक्ति जो है एक तो मुस्लिम जो है उठा ले जाता है। उसमें भी हाँ, तो उसमें एक स्टोरी आती है, मैं बता रहा हूँ। अब तारा भी क्या होती है कि बिछड़ जाती है, इसको भी जो है मुस्लिम कोई लेकर चला जाता है, और कैसे कैसे ये बच करके निकलती है, तो एक जगह कैद होती है। पुलिस वहां पे देखिए, पुलिस वाले भी जो है मदद नहीं करते हैं, पुलिस वाले जो है मदद के नाम पर जो है वो भी सोचते हैं कि लगे हाथ जो है हम भी इनको बेच के कुछ पैसा कमा लें। बात समझ रहे हैं? अरे सर, झूठा सच में तो शरणार्थी कैंप में भी उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, गया है। हाँ, तो वही चीज बता रहे हैं कि मतलब सरकार का जो आदमी है वो भी अन्याय करता है, वो भी सोचता है कि इसमें कौन जांच पड़ताल आ रही है, ये तो मुस्लिमों ने किया, तो सोचते हैं कि हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो उनके साथ जैसे कई महिलाएं थी, उसमें एक महिला थी जो अपने परिवार से जो है बिछड़ गई थी, और चूंकि सेफ बचती हुई चली जाती है और तारा से कहती है चलो हम अपने परिवार वालों से मिलाते हैं, उसका एक बालक भी रहता है छोटा सा। तो वो जो खोजते खोजते किसी तरह मतलब भारत में आती है, उसका परिवार भी आ जाता है, और जब वो दरवाजे पर पहुंचती है तो उसकी जो सास है वो घर में घुसने से उसको मना कर देती है। बात समझ में आ रहा है? और सारे परिवार वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हटा देते हैं, तो सोचते हैं कल्पना में कि मतलब उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है? और तो वही स्टोरी यहाँ पे भी है, झूठा सच में भी आपको देखने को मिलता है कि मतलब उस स्त्री का क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अनमेल विवाह है, कुलीनता का प्रश्न भी उठाया गया है, विवाह के बाद जो है फिर पत्नी का क्या स्थान रहता है उसको भी दिखाया गया है, साथ ही साथ जो है वेश्याओं की स्थिति को भी प्रदर्शित किया गया है, इसमें दहेज प्रथा को भी उठाया गया है। ठीक है, और इसको जो है प्रेमचंद जी कहते हैं कि यह मेरा जो है बेहतरीन नावेल है, यानी बेहतरीन उपन्यास इसको मानते हैं प्रेमचंद। सेवा सदन को प्रेमचंद जो है हिंदी का बेहतरीन उपन्यास कहते हैं। ठीक है, इसमें नायिका जो रही है सेवा सदन में जो नायिका रही है वो रही है सुमन रही है। ठीक है, और सुमन का पति है गजानन। तो अगर देखा जाए तो हाँ, गजाधर है। ठीक, गजाधर। देखिए, अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि आपसे नायिका ही पूछा जाएगा क्योंकि कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, सुमन के। अच्छा, ठीक है। और अनमिल की जो समस्या वो निर्मला उपन्यास किस चीज का? दहेज प्रथा और जो ये अनमेल विवाह की समस्या है वो इनकी निर्मला उपन्यास में भी तो है।
हाँ, निर्मला उपन्यास में भी है, बिल्कुल निर्मला में है। अगर ऐसा कभी हो कि दहेज और अनमेल की समस्या का कौन सा उपन्यास है, तो हम किसको लगाएंगे, निर्मला को? नहीं, हाँ, नहीं तो इसमें जब ये सेवा सदान आता है तो अनमेल विवाह लिख के नहीं देता है पृष्ठभूमि पर अनमेल विवाह लिख के नहीं देता है, सिर्फ दहेज और वेश्यावृत्ति लिख के देता है। अगर दहेज स्पेशल, दहेज और अनमेल विवाह स्पेशल लिख रहा है केवल, जी सर, ठीक है, तो ये निर्मला ही है। अच्छा, ठीक है। गोदान में और सेवा सदन में तो कई समस्याएं हैं ना, यहाँ केवल दहेज और अनमेल विवाह पे ही आपको घेर दिया है, तो निर्मला में आप लगाएंगे। ठीक है, यह स्टोरी निर्मला के साथ होती है। चलिए, ठीक है। अच्छा, सूरदास भी किसी उपन्यास में पात्र बना है? रंगभूमि में। ठीक, रंगभूमि में जो है सूरदास है। और कोई उपन्यास है, अरे पात्र है? सर सोफिया है। सोफिया है जी, सोफिया इसी में है। हाँ सर, सोफिया इसी में की पात्र है। जालपा किसी में है? नहीं, जालपा गबन की है। जालपा का तो गाना से संबंधित है वो। हाँ सर, गबन में है जालपा और रमानाथ। गाना गुड़िया से संबंधित है वो जालपा। ठीक है, सूफिया मुझे नहीं लग रहा है इसमें है सर, इसमें विनय और सोफिया है ना। अच्छा, विनय और सोफिया रंगभूमि में है, विनय और सोफिया। ठीक ठीक, सही कह रहे हैं। तो इसमें हो गया सूरदास, और हो गया विनय, और हो गया सोफिया। हो गई सोफिया, ये पात्र हो गए। किसमें? रंगभूमि के पात्र हैं ये। तो थोड़ा थोड़ा इनको भी आपको जानना है कि कौन किसमें पात्र हैं, चर्चित वालों को जानना ही है। अच्छा, कायाकल्प की सरिता जी बताएंगी, कायाकल्प जो उपन्यास है वो किस प्रकार का उपन्यास है? सर ये शायद पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास है। अच्छा, पुनर्जन्म से संबंधित इनका उपन्यास है। और कुछ इसकी विशेषता? इसमें वृद्धों की समस्या भी उठाई गई है। जी सर, पुनर्जन्म से संबंधित इसकी वृद्धों की समस्या है। और जो है ये ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये लोग चमत्कार दिखा दिखा के जो है इनको ठगते हैं। ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। ढोंगी बाबाओं का चमत्कार यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, पूर्व जन्म से संबंधित है, ग्रह नक्षत्र इत्यादि इत्यादि सब कि भाई बढ़िया कर्म करो नहीं तो वो जन्म नहीं मिलेगा, ये जन्म नहीं मिलेगा, तमाम चीजें की। किसी को ठगते हैं तो कहते हैं पहला जन्म का कर्ज बाकी है तो हाथ। ठीक है, ये भी चीजें हैं पूर्व जन्म से संबंधित दिखा करके। अच्छा, आप चलते हैं थोड़ा सा आते हैं गबन के बारे में। जी, गबन उपन्यास है, इसका कथानक क्या है बताएंगी सरिता जी? किनका लगा है पहले ये? जी सर, इसमें हाँ जी, इसका कथानक है, ये गबन 1931 में लिखा गया है। इसमें एक जालपा नाम की लड़की रहती है, उसको शादी से पहले ही गहनों का, जिसमें स्पेशल चंद्रहार का बहुत शौक रहता है कि, और उसको ये भी पता रहता है कि शादी में लड़कियों की जब शादी होती है तो शादी में उसको मिलता है। और इसमें जो पात्र है रमानाथ से उसकी शादी होती है। चूंकि रमानाथ का जो परिवार रहता है वो समाज में ये दिखाता है कि वो बहुत धनी है, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं। तो फिर जब जालपा की शादी होती है तो वो सब कहीं से गहने उधार लेके सेठ के वहां से देते हैं, जिसमें चंद्रहार भी रहता है। फिर जब शादी होके वो आती है, वो बहुत खुश रहती है, लेकिन बाद में शायद वो गहना उसको वापस करना पड़ता है, क्योंकि सेठ से सब उधार लिए रहते हैं।
लेकिन अब गहना तो वो वापस कर देती है, लेकिन उसको इस दुख रहता है इस चीज का कि मुझे मिला नहीं। ऐसे ही वो दुखी रहती है और रामानंद को खुश करने के लिए जहाँ पे काम करता है वहां हवन कर लेता है कि उसको चुरा लेता है, चुरा लेता है पैसे, कुछ पैसों का गबन कर लेता है, जिसके वजह से पुलिस केस हो जाता है और पुलिस के डर से वो मतलब भाग जाता है कहीं। और वहां पे जाकर कुछ स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं वहां पर, ऐसे कुछ है आगे की कहानी। वहां पे फंसता है, जेल में जाता है ऐसे। फिर ये बाद में उसके पास जो जेवर गहना बचा भी रहता है जालपा के पास, उसको बेचकर अपने पति को छुड़ाती भी है। तो लास्ट में मतलब वो भी उसका खत्म हो जाता है, भी खत्म हो जाता है। ऐसी कहानी है, उसको उसका शौक पूरा नहीं इसमें ये देखने को मिल गया कि एक मध्यम वर्ग का परिवार है जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, ठीक है। और उसमें जो है रामनाथ और नायक है रामनाथ और नायिका है जालपा, ये दोनों की प्रेम कथा है। और दोनों जो है ये जो नायिका है जालपा, इसको जो है आभूषण की लालसा है, इच्छा है। तो शादी होता है, शादी में जो है रामनाथ जो है उसके पास पैसा नहीं होता है कि गहना बनाए, तो उधार ले लेता है, ठीक है, मतलब भाड़े पर, ठीक है। और उसको लेकर के मतलब शादी होता है, गहना चढ़ाता है, शादी हो गया और जो है गहना फिर जो है वापस कर देता है। कुछ गहना इसके पास, क्योंकि जालपा के पास पहले से या रहे होंगे घर वाले जो दिए हों, इसको बड़ी इच्छा होती है कि मतलब बार बार ये फेंकती रहती होगी रामनाथ को, तो इसको लगा कि नहीं जुगाड़ करना चाहिए, तो वो फेंकने की वजह से जो है वो गलत कदम उठा लेता है। अब गलत कदम उठाता है और चोरी करता है। चोरी करता है तो फिर पकड़ा भी जाता है, सजा होती है, जेल में बंद हो जाता है। अब उसको जेल से मुक्त कराने के लिए जो है इसको अपना जो भी एक दो गहना बचा हुआ है उसको भी बेच करके क्या करना पड़ता है, उसको जेल से छुड़वाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें नारी की आभूषण लालसा दिखाई गई है, ठीक है जी सर। गमन की कहानी है, यानी कि नारी की आभूषण लालसा के लिए गमन करना, ठीक है, चोरी करना, ठीक है। उसके बाद एक और है निर्मला उपन्यास है, इसके भी बारे में, इसका पात्र बताइए। कहानी तो हम लोग समझ नहीं, कहानी भी बता दीजिए थोड़ा सा। सर निर्मला का जो पात्र है उसमें तो निर्मला और तोताराम है, और ये भी दहेज और अनमेल विवाह से संबंधित है। पर सर इसकी कहानी हम पढ़े नहीं है, जालपा वाला पढ़े थे। इसकी कहानी यही तो रही है कि निर्मला है और निर्मला के माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता पिताजी डेथ कर जाते हैं बाद में, मतलब शादी तय हो जाती है। और जब शादी तय हो जाती है तब तक इनकी माताजी में और पिताजी में कुछ अनबन हो जाती है। निर्मला की ये बूढ़े आदमी से नहीं सर, अनबन नहीं होती है सर। इसके पिताजी की देहांत हो जाता है, तो जहाँ पहले शादी तय रहती है वो लोग इनकार कर देते हैं दहेज के उस पे। नहीं, पहले माता पिता में कुछ अनबन होती है, ठीक है, अनबन होती है तो ये रात के समय इनके पिताजी क्या होते हैं, निकल जाते हैं निर्मला के, और निकलते हैं तो शायद पता न किसी से दुश्मनी रहता है, क्या रहता है, मतलब वो हत्या कर देता है, मार दिए जाते हैं। अब मार दिए जाते हैं तो स्टोरी ये बनती है कि निर्मला का वो शादी कहीं तय किए थे, मतलब बीतने वाली थी, डेट उट हो गया था, लेकिन अब मर जाते हैं तो उनको पता चलता है अरे इसका तो पिता मर गया, तो फिर पैसा कौन देगा, दहेज कौन देगा, तो वो लोग क्या करते हैं, शादी तोड़ देते हैं। यही हुआ ना जी। तो शादी तोड़ दिए। अब जो है कि अब इनकी माता जो है अब शादी के चक्कर पड़ जाती हैं कि लड़की का शादी कैसे हो, तो अब मजबूर होकर के किसी जो है एक मतलब अधेड़ पुरुष से कर देती हैं इनकी शादी, जो इसका पहले से शादी हो चुका रहता है, एक पुत्र भी रहता है, क्योंकि पत्नी तो मर चुकी होती है, तो विधवा है, विदुर है, तो उससे वो विधवा नहीं विदुर बोलते हैं, ठीक है, पुरुष को विदुर बोलते हैं, तो मतलब शादी होती है। तो चूंकि लड़का ही बड़ा रहता है उनका, सोच लो निर्मला के एज का लगभग थोड़ा बहुत ही हिन रहा होगा, मतलब पुत्र है, बात समझ में आया? जी सर। स्टोरी यही है और दोनों में बनती नहीं है, बड़ा मशक्कत है, तो उसी को दिखाता है। हाँ तो बताइए। बड़े वाले लड़कियों को लेकर शक भी करता रहता है कि उससे बहुत बोलती है, बात करती है, तो उसको उसके लिए उसको मारता
उसको छोड़ देता है। हाँ ऐसे भी यहाँ कुछ पे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे अनमेल विवाह भी दिखाया गया है, ठीक है। जी और फिर जब अनमेल विवाह होता है तो उस परिवार का भी क्या स्थिति बनती है उसका भी चित्रण किया गया है, ठीक है। और दहेज का भी चित्रण है इसमें। जी। अच्छा, तो निर्मला है इसमें नायक नायिका है, और उसका पति तोताराम जो है और नायक है, और उसका जो पुत्र है वो है मनसाराम, ठीक है। जी अच्छा, ये गबन हो गया हमारा, निर्मला भी हो गया। एक बच रहा है उपन्यास कर्मभूमि, ठीक है। तो कर्मभूमि का प्रतिभा जी बताएंगे कर्मभूमि में किस चीज की समस्या उठाई गई है? इसकी हेलो। कथा वस्तु किस जी पर सर। आधारित है? हाँ। सर ये हरिजनों की स्थिति पर है, अच्छा, हरिजनों की स्थिति दिखाई गई है इसमें, हरिजनों की दलित समस्या को वर्ग की। चित्रित किया गया, ठीक जी। है। इसमें नायक कौन है? तो इसका पात्र है सकीना और अमरकांत। सकीना जी। और अमरकांत। अमरकांत। अमरकांत, बहुत अच्छा। और सुखदा भी है क्या इसमें? पता नहीं सर। हाँ है, ठीक है। ये इनके पात्र रहे हैं, और रेणुका भी रही है। अच्छा ये बताइए, नेट आज सही चल रहा है, आवाज फ्रेश गई है आप लोगों के यहाँ? जी दूसरा नहीं है। जी सर। अच्छा, मतलब आज सही है। तो प्रेमचंद का हम आज उपन्यास खत्म कर देते हैं, उसके बाद कल जो है प्रेमचंद से आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो लास्ट है एक उपन्यास, प्रतिभा जी को ही बताना है अभी, गोदान के बारे में। सर गोदान तो इनका यथार्थवादी है और कृषक जीवन से संबंधित है। कृषक जीवन से संबंधित है। हाँ सर, किसानों की समस्या है, ऋण की समस्या है इसमें, कि वो ऋण ले ऋण लेता की है और समस्या है, जी पूरे जीवन ऋण नहीं चुका पाता है। ऋण नहीं चुका पाता। जी सर। इसका पात्र पूरे जो है जीवन वो जो है, होरी है। हाँ होरी है। होरी होरी धनिया, और इसका पुत्र होता है गोबर, और पुत्री होती है सोना रूपा। अन्य पात्र में आएंगे सर, वो होता है प्रोफेसर मेहता, मालती मालती खन्ना, झुनिया है, सोना है। जी सर। जी, और रूपा दाता है। दीन है, दाता दीन माता दीन है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये इसके पात्र रहे हैं। गोदान के बारे में बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ कहा है, इस पर भी आप फोकस कर दीजिए। किसी ने कहा है, चलिए मैं कथन, हाँ मैं कथन पढ़ देता हूँ, कथन पढ़ता हूँ, आप बताइए। गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा गया है। किसने आपको बताना है ये किसने कहा है? गोदान को जो है कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा है किसी ने। कोई कहता है कि गोदान जो है कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य है। नगेंद्र ने कहा है। हाँ नगेंद्र ने, बहुत अच्छा। गोदान जो है मैं लिख देता हूँ, गोदान को कृषक क्रंदन, सॉरी कृषक क्रंदन नहीं, कृषक करुण पहले लिखना था। कृषक, गोदान को कृषक के करुण क्रंदन, क्रंदन मतलब तो गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा है। किसने कहा?
किसने कहा है? डॉक्टर नगेन। हाँ, तो यहाँ ऊपर लगा सकते हैं चाहे नीचे लगा सकते हैं। नागेंद्र ने गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा है। ठीक है। अच्छा, किसी ने यह भी कहा है कि गोदान भारतीय किसानों की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीवाद व सामंतीवाद व्यवस्था पर एक प्रहार है। सुनाई दिया? नहीं पता। शुक्ल जी ने कहा? नहीं, शुक्ल जी नहीं कहे हैं। गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीवादी व सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार है। ये किसी ने कहा है कि गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीवादी व सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार है। नामवर सिंह कहे हैं। अच्छा, नामवर सिंह, ये नामवर सिंह कहते हैं इस बात को। जी सर। अच्छा, अब प्रश्न हम रख लेते हैं। दीपा जी से एक प्रश्न है ताकि ये खत्म हो जाए। हाँ, एक गोदान के ही प्रति कथन है। गोदान सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है। गोदान सही अर्थों में प्रगतिवाद। आवाज जा रही है दीपा जी? प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है। आविष्कार कट गया, इसको इधर कर देते हैं। सर रामविलास शर्मा ने कहा है। आविष्कार है नहीं, आविष्कार है। ये शिव कुमार शर्मा ने कहा है। जी, शिव कुमार शर्मा। अच्छा, ठीक है। लास्ट है, इसी गोदान के प्रति एक और कथन है। गोदान एक उपन्यास ही नहीं, गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति की जीवंत गाथा है। ये किसी ने कहा था? हजारी प्रसाद। नहीं, हजारी प्रसाद ने गोदान के लिए तो ये कहे थे ना कि अगर उत्तर भारत के बारे में कुछ जानना है, उत्तर भारत के लोगों के बारे में, अगर किसानों के बारे में अगर कुछ जानना है तो गोदान से अच्छा परिचायक और कोई दूसरा नहीं मिल सकता। ये नहीं कहे थे शायद? जी सर जी। हजारी
हाँ, तो ये कथन है उनका। यह कथन बच्चन सिंह का है, ये वाला, ठीक है जी। ये बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, अब देखिए, आज हमने प्रश्न नहीं किया है। ये जो नए लोग हैं, नए लोगों से कल प्रश्न इसलिए करूंगा क्योंकि आज हमने बता दिया इतना उपन्यास, तो इन लोगों से इस टॉपिक पर कल प्रश्न रहेगा, और बाकी जो पुराने लोग हैं तो इनसे तो आगे का प्रश्न होगा, ठीक है। तो पुराने लोग, सॉरी, नए लोग ये ना कहेंगे कि नहीं हम पढ़े नहीं हैं, ठीक है, बात समझ में आया। तो इसीलिए आज हमने प्रश्न इनसे नहीं किया है। क्लियर है, आज इतना ही हम लोग क्लास रखेंगे, और कल फिर क्लास रहेगी, टाइम से होगी, ठीक है। और प्रतिदिन आप लोग समय निकालिए और भोजन वोजन कर लीजिएगा, आप समय लेट हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे की हमारी क्लास होगी, 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे, 1.5 घंटे, यही आसपास में खत्म होगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद दिया जाता है, और शुभ रात्रि, ठीक है। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। रीता का एक गला